चलिए वेलकम करते हैं आपका आज के सेशन में। वेलकम टू कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें मिलर थ्योरम्स के बारे में देखेंगे कि मिलर थ्योरम एक होती है और एक मिलर थ्योरम का डुअल होता है। तो मिलर थ्योरम हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये होती क्या चीज़ है और इसको क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज का हम लोगों का लेक्चर होने वाला है। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के स्मॉल सिग्नल की काफ़ी कुछ एनालिसिस कर ली है, कॉमन कलेक्टर भी कर लिया, कॉमन बेस भी कर लिया है, कॉमन एमीटर भी कर लिया है। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ पे वो अप्लाई होंगे, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा एम्पलीफायर लगाना चाहिए, किस प्लेस पे कौन से एम्पलीफायर की उपयोगिता है, ये सब एनालिसिस हम लोग करीब 8-10 दिनों के लेक्चर्स में ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर से थोड़े से कॉम्प्लिकेशन इशू हैं कि अब जब सर्किट का कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता है तो और बहुत सारी वेरियस चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हमारी अप्लाई होने लग जाती है, उसको हम लोग मिलर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो मिलर थ्योरम पे चलिए आज हम लोग प्रोसीड करते हैं और मिलर थ्योरम को देखते हैं कि मिलर थ्योरम क्या चीज़ें होती है। तो देखिए मिलर थ्योरम बेसिकली है क्या। मिलर थ्योरम जब सर्किट हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फॉर एग्जांपल देखिए पहले तो हम यहाँ आपको कॉम्प्लिकेशन दिखा दें कि कॉम्प्लिकेशन कहते किसे हैं और कैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने सर्किट की एनालिसिस किया है वो सिंपल एक सर्किट की एनालिसिस को आपने किया है, जिसमें आपने एमीटर को जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड था हमारा और यहाँ पर एक सप्लाई लगी थी और यहाँ पर एक आपने वीवी लगा दिया। ये भी केवल मिलर थ्योरम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि मिलर थ्योरम की कॉम्प्लिकेशंस कैसे आएंगे। मान लीजिए इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, इसको वोल्टेज फीडबैक सर्किट कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बेस और कलेक्टर के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारा आर लगा हुआ है, इस तरीके से ये आरसी है। अब इसको जब सर्किट हमें बनाना होगा तो इसकी कैलकुलेशन इजी नहीं है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही टिपिकल है। अगर हम इसको सर्किट को ड्रॉ करें तो पहले तो इसका लो फ्रीक्वेंसी मॉडल में एसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाते हैं। पहले इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पूरी चीज़ों को समझ लीजिए। मिलर थ्योरम बहुत पूछी भी जाती है। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग इसका ड्रॉ करें तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे लग जाएगा और ये ऐसे बेस आ जाएगा और ये यहाँ पर ये सर्किट हमारा बन जाएगा। ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं V0, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं V0 और ये R हो गया। अब इसका जब हम लोग ड्रॉ करेंगे लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, तो लो फ्रीक्वेंसी मॉडल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सर्किट को कैसे बनाएंगे वो देखिए। ये HI हो गया, ये HREVC हो जाएगा, ये HFE-IB हो जाएगा। ये कॉमन एमीटर का केस है, इसलिए ये तो बन गया ट्रांजिस्टर का डायग्राम। ये करंट सोर्स हो जाएगा और ये एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ये HI है, ये IB है और ये HFE-IB हो जाएगा, ये 1/HO। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इतना तो बनाना आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर ली होगी और खूब क्वेश्चंस भी इसमें किए गए हैं। तो अब ये आसान लगने लगा होगा कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि और कहाँ पे क्या चीज़ लगी हुई है। तो बेस से एक VI आपका लगा हुआ है, तो बेस से आप VI यहाँ पर लगा दीजिए। इस कलेक्टर वाले पॉइंट से हमारा एक रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारा RC लगा हुआ है, तो RC आपने लगा दिया। अब समस्या हमारी R में आती है। R जो रेजिस्टेंस लगा है वो बेस और कलेक्टर के बीच में लगा है। बेस पॉइंट है हमारा देखिए लेफ्ट साइड में और कलेक्टर पॉइंट है हमारा राइट साइड में। दिस इज द कलेक्टर पॉइंट एंड दिस इज द बेस पॉइंट। तो बेस और कलेक्टर के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो यहाँ पर एक आपको ये रेजिस्टेंस लगा देना है। कहाँ लगाना है बस इसको ध्यान में रखना है।
कि इस तरीके से एक रेजिस्टेंस आप आर यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ये अकॉर्डिंग टू द सर्किट बेस और कलेक्टर के बीच में है। अब ये हमारा एसी इक्विवेलेंट, ये जो आपका एच पैरामीटर का मॉडल है, ये बन करके आया। मॉडल आपने बना लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मॉडल बनाया क्यों जाता है, वाई? इसका रीज़न होता है कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन को कर सकें, करंट गेन वगैरह निकाल सकें, इन सब चीज़ों को कर सकें। अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी, और ये एक गजब का कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहा है। अब हमारी वो इक्वेशन जो आपने इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन से हम लोग इसकी कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आ गया है और ये एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। इधर करंट हमारी निकलेगी या जाएगी, और इधर से भी करंट जो हमारी आई है वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ करंट आईबी में और कुछ करंट आपकी यहाँ पे इससे जो निकल करके आएगी वो इसमें कुछ सम हो गए, और इधर से करंट कुछ एग्जिट हो गए। अब इसकी कैलकुलेशन सर्किट थ्योरी के भी हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक ये वोल्टेज सोर्स भी है, एक ये वोल्टेज सोर्स भी बना है, एक यहाँ पर एक ये करंट सोर्स भी है, पैरेलल में इम्पीडेंस भी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। इन दोनों को आप पैरेलल कंसीडर करने से पहले यहाँ की करंट को भी आपको डिवाइड करना है, और साथ में ये एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये जब कॉम्प्लिकेशंस हमारी आ जाती है सर्किट में कि अब हम क्या करें, हाउ टू कैलकुलेट द करंट इन फॉर दिस सर्किट, तो ऐसे केसेस के लिए मिलर साहब एक थे, उन्होंने एक अपनी थ्योरम को दिया जिसको हम लोग मिलर थ्योरम के नाम से जानते हैं, और उन्होंने इस सर्किट को इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया कि हम लोग इस सर्किट को, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि कॉम्प्लिकेशन है कहाँ आखिरकार। उस कॉम्प्लिकेशन को हमें देखना है कि कॉम्प्लिकेशन कहाँ है। या तो रेजिस्टेंस पूरा पूरा इनपुट में ही आ जाए, या रेजिस्टेंस पूरा पूरा आउटपुट में ही चला जाए, या कुछ इनपुट में चला जाए कुछ आउटपुट में चला जाए, लेकिन ये बीच में है। कोई चीज़ अगर बीच में होती है तो डिसीजन नहीं हो पाता है। हम ही लोग हैं, कोई चीज़ आपको डिसाइड करनी है, कहीं पे जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, अच्छा चलो अच्छा नहीं जाते हैं, अरे चले जाते हैं। अब ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर बीच की स्टेज है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है, या तो करो या मरो, एक नारा होना चाहिए, या तो करो या मरो। तो स्पष्ट चीज़ होना चाहिए, स्पष्ट विजन होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में कैलकुलेशन तो इसकी हो जाएगी, जो लोग सर्किट थ्योरी अच्छी तरीके से कर चुके हैं या करते हैं वो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन कोई भी नया स्टूडेंट्स या वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है, 2 पेज भर जाएंगे, आसान काम नहीं है। तो मिलर थ्योरम हमारा क्या कहता है कि मिलर थ्योरम आप कहते हैं कि यही जो रेजिस्टेंस है हमारे, इसी रेजिस्टेंस को उन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। उन्होंने क्या किया, ये जो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है आर, इसको उन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 2 पार्ट में मिलर थ्योरम के हिसाब से ब्रेक कर दिया, और इसका पहला वाला पार्ट बेस की साइड में लगा दिया गया, और दूसरा वाला पार्ट कलेक्टर की साइड में ऐसे लगा दिया गया। ये 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया गया। यानी ये जो रेजिस्टेंस था इसको हम डॉटेड से बना देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इस 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। हटा ही दें तो ज़्यादा बेटर है, कंफ्यूजन पैदा होगा फालतू का। तो ये जो रेजिस्टेंस था इसको स्प्लिट कर दिया गया 2 पार्ट में।
जो लेफ्ट हैंड वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो सेम वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू इधर वाले पार्ट की आएगी 1R/1 - और जो इधर वाला पार्ट है इसकी वैल्यू आएगी R/1 - 1/AV, वेयर AV क्या है, AV इज द वोल्टेज गेन VCE/VBE। AV इज द वोल्टेज गेन, और इधर वाला जो पार्ट है, बेस वाला जो पार्ट है, उसकी वैल्यू R/1 - AV, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो हो गया R/1 - 1/AV। So this is the splitation of this feedback resistance, split of feedback resistance in input and output side is done by Miller theorem। मिलर थ्योरम, ये मिलर थ्योरम की हेल्प से इसको हमने ब्रेक किया है। यही आपकी मिलर थ्योरम है। ये एक्चुअल मिलर थ्योरम कहलाती है, दूसरी इसके डुअल होती है, ये एक्चुअल मिलर थ्योरम कहलाती है। अब इससे अगर हम सर्किट को बना रहे हैं तो सर्किट का हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी अगर हम लो फ्रिक्वेंसी मॉडल को बनाते हैं तो अब हमारा लो फ्रिक्वेंसी मॉडल बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसमें एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ पर VI हो गया। सिंपल है। ये RC हो गया, ये R/1 - 1/AV हो गया, और ये हो गया R/1 - AV। अब जब हम इसके सर्किट को बनाएंगे तो अब ये ऐसे बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये करंट सोर्स हो जाएगा, यहाँ पे 1/HOE का ये हो जाएगा, 1/HOE हो जाएगा, ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये HI है, ये बेस है, और ये आपका कलेक्टर है, ये एमीटर है। अब जब हम फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, यहाँ पे ग्राउंड ऐसे इक्विवेलेंट लेते हैं, तो कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस RC है, और एक कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस जो कि हमने मिलर से आपने डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी R/1 - 1/AV। और इधर जो बेस में वैल्यू हमारी आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी R/1 - AV। अब यहाँ से ये यहाँ वाला रेजिस्टेंस ये सब गायब हो गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ जो था आपका जो लगा हुआ था, ये रेजिस्टेंस गायब हो गया है, और ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, ये इधर और इधर स्प्लिट कर दिया गया है। यही आपकी मिलर थ्योरम कहलाती है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने RL जो लोड लेकर के किया था, जहाँ पे RL लगा करके इससे में RC और RL दोनों था, उस RL की जगह इसको आप लगा देंगे, और फिर RL डैश निकाल करके जो भी करंट गेन है, इनपुट इम्पीडेंस है, वोल्टेज गेन है, और आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है, उसको इजी वे से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिलर थ्योरम। सिंपल है, केस कोई टिपिकल नहीं है। जब हमारा AV आ जाएगा तो AV निकाल करके हम इसको इसमें रख देंगे। AV जब इसमें रख देंगे तो आपको AV की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। AV की वैल्यू जो होती है उसको एक थोड़ा सा आइडिया हम आपको अगर दे दें, क्योंकि फर्दर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बीटेक के स्तर पे है, हाई लेवल चली जाएगी, उतना हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। खाली यहाँ पे AV आपको बता रहे हैं कि AV की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी VCE/VBE, और AV काफ़ी ज़्यादा होता है, देखा होगा 130 के आसपास आता है, 130 है या 150 है, इस तरीके से आता है। तो अगर AV को हम मान लीजिए 150 मान लें, लेट, तो 1/AV क्या हो जाएगा, 1/AV 1/150,
तो ये वैल्यू काफ़ी कम आ जाएगी, लगभग लगभग ये जो है 0.01 के आसपास कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू। अब इसको जब 1 में से माइनस करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ये लगभग 1 ही रहेगी। 1 में से समथिंग हम माइनस करेंगे तो लगभग ये 1 ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग राइट साइड में आर ही आ जाती है। तो अप्रॉक्सीमेट करके इसकी आर की वैल्यू आर रख करके और इसकी वैल्यू को ज़्यादा मानते हुए इसको पूरा सॉल्व कर लिया जाता है। सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू आती है देन इसको इसमें पुट करके अपनी कैलकुलेशन को हम लोग कर लेते हैं। तो ये कहलाती है मिलर थ्योरम। अब इसकी एक डुअल भी है, मिलर थ्योरम के डुअल, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम। डुअल ऑफ मिलर थ्योरम क्या है, इसको देखिए। अगर हम लोग एमीटर में रेजिस्टेंस लगा दें, रेजिस्टेंस कहाँ लगा है, एमीटर में, और इसका आउटपुट हम लोग ले रहे हैं कलेक्टर से, यानी ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका भी अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी मॉडल बनाएंगे तो दैट विल आल्सो बी टिपिकल। तो इसका क्या बनेगा, पहले तो लो फ्रीक्वेंसी मॉडल हम बना देते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाए कि इसका मॉडल बनेगा कैसे। तो नेक्स्ट पेज मुझे लेना पड़ेगा। तो पहले तो एसी इक्विवेलेंट बनाएंगे। एसी इक्विवेलेंट में ये हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर है, ये आरई है, ये ग्राउंड है, ये सीधा आउटपुट V0 और ये आपका VI लगा हुआ है। ये एसी इक्विवेलेंट हो गया, ये RC है और ये RE है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर का बनाते हैं। ट्रांजिस्टर का ये फिगर हो गया, HFEIB। अब देखिए ये तो ट्रांजिस्टर का हमारा मॉडल हो गया। अब यहाँ पे आपके समझने वाली चीज़ है, जो लोग क्लास में हैं वो चीज़ों को समझिए, जो लोग क्लास में नहीं है ये उनकी किस्मत है कि उन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। यहाँ ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले हम RC को नहीं जोड़ेंगे यहाँ, पहले हम एमीटर वाले सेक्शन को देखेंगे। एमीटर और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस है RE। तो एमीटर यहाँ है, ग्राउंड आप यहाँ बनाइए, एक अपना ग्राउंड आपको यहाँ पर अलग बनाना पड़ेगा। ये एमीटर है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है हमारा RE। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप RE जोड़ना होगा आपको। ध्यान दीजिएगा, ये एमीटर का टर्मिनल है और ये ग्राउंड है। एमीटर और ग्राउंड के बीच में जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपने लगा दिया। अब दूसरा रेजिस्टेंस जो यहाँ कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में है, कलेक्टर आपका ये है और इसके ग्राउंड है ये नीचे वाला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है। फिर बेस और ग्राउंड के बीच में VI लगा हुआ है, बेस ये है, इसके बीच में आप VI का सोर्स लगा दीजिए, ये VI है। तो इसका मतलब है कि जो फिगर हमारा बना वो ये बना। तो पहले वाले मिलर थ्योरम में हमारा ये ऊपर फीडबैक रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। दिस इज आल्सो द फीडबैक रेजिस्टेंस, ये इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। तो ये RE रेजिस्टेंस हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। सीधा सीधा हमारा फिगर नहीं था। अभी जो फिगर हम लोगों ने पीछे देखे थे, जो क्वेश्चंस किए थे, उसमें ये सीधे सीधे एमीटर ग्राउंड होता था और हमारा कैलकुलेशन इजी वे से आ गया था। चारों फॉर्मूलों का डेरिवेशन करके हम लोगों ने फटाफट निकाल लिया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिशन्स में, चीज़ों को आगे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस फिर इस तरीके के सर्किट्स की आनी शुरू होती है।
तो ऐसे सर्किट्स के लिए फिर मिलर थ्योरम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फिर से मिलर ने अपनी एक थ्योरम दी और कहा इसको भी हम अपनी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्किट को सीधे सीधे डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इट कैन ऑल्सो भी डायरेक्टली कैलकुलेट, बट अगेन ये 2 पेज का आंसर आ जाएगा, 2 पेज आपके भर जाएंगे इसमें, तब जा कहीं जा करके चारों पैरामीटर निकलेंगे, लेकिन निकल जाएंगे, निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। सर्किट थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोडल एनालिसिस लगेगी और कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन अगर हम मिलर थ्योरम का यूज़ करें तो फिर हम लोग ये काम कैसे करेंगे? तो मिलर साहब ने क्या कहा था, मिलर साहब ने इस आरई रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में स्प्लिट किया था, एक पार्ट यहाँ पर और एक पार्ट यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू द मिलर थ्योरम, अब मिलर थ्योरम से देख लेते हैं कि मिलर थ्योरम ने इसको कैसे किया। मिलर थ्योरम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो मिलर थ्योरम ने क्या किया उसको समझिए। मिलर थ्योरम ने ये किया, मिलर थ्योरम ने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, आरई रेजिस्टेंस को उठा करके 2 जगह पुट कर दिया। 2 जगह पुट करने से हुआ ये कि यहाँ मीटर का रेजिस्टेंस हमारा हट गया और मीटर का रेजिस्टेंस हट करके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसकी वैल्यूज को हम लोग जो डिवाइड करेंगे उसको क्या क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये लिखा जाएगा R1 माइनस AI, और जो ये वाला सेक्शन है उसको लिखा जाता है R1 माइनस 1 अपॉन AI। जो लेफ्ट वाला सेक्शन है उसको हम लोगों को क्या लिखना है, R1 माइनस AI, और जो दूसरी तरफ वाला सेक्शन है उसको हमें लिखना है R1 माइनस AI, और बाकी जो RC लगा हुआ है वो वैसे ही लगा रहेगा। तो ये जो यहाँ का रेजिस्टेंस स्प्लिट हो गया है, दिस इज द मिलर थ्योरम। Here AI क्या है, AI इज द करंट गेन। इसको कहीं कहीं ब्लॉक्स में ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये इनपुट सेक्शन है या आउटपुट सेक्शन है, इस तरीके से, तो इसको ऐसे दिखा दिया जाता है। इधर वाले को लिख देंगे, ये मान लीजिए R है, उसको RE लिख दीजिए यहाँ पे, वो उधर RE लिखा था तो यहाँ पे RE हो जाएगा। यहाँ अगर R है तो ये R1 माइनस 1 अपॉन AI, और यहाँ पर R1 माइनस AI। ये कोई एम्पलीफायर है, ये कोई एम्पलीफायर है। अब इससे हमारा क्या हुआ कि एमीटर जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो गया। एमीटर क्या हो गया, डायरेक्टली ग्राउंड हो गया। तो जब हम इसका लो फ्रिक्वेंसी मॉडल बनाएंगे तो जो हमारी समस्या थी वो सीधे सीधे सॉल्व हो गई। और RC के साथ में बस ये रेजिस्टेंस आपका RC डैश सीरीज में होकर के एक आ जाएगा, और बाकी बेस का और इसके सोर्स के साथ में एक रेजिस्टेंस ही आ जाएगा। तो सिंपल सा हमारा इसका फिगर बन जाएगा, और देन हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिलर थ्योरम एक्चुअली में इसको बोलते हैं हम लोग डुअल ऑफ मिलर थ्योरम, डुअल ऑफ मिलर थ्योरम। तो मिलर थ्योरम हमारे सर्किट के कॉम्प्लिकेशंस को इजी बनाने के लिए यूज़ की जाती है।
तो यही आपकी मिलर थ्योरम है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने में बिना मिलर थ्योरम की हेल्प के हम लोग अगर डायरेक्टली करेंगे तो आंसर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, इसलिए हम लोग मिलर थ्योरम को यूज़ करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मॉडल हम लोग कैसे लेंगे। अब थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन की तरफ आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट मॉडल अभी जो आप लोगों ने किया वो काफ़ी फुल एक्सरसाइज आपने किया, पूरी वैल्यूज़ को लेकर के एग्जैक्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो आपने सीख लिया। अब ये सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपने पूरी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन कर डाले। अप्रॉक्सीमेट मॉडल में जो हम लोग लेते हैं ट्रांजिस्टर का, उसमें हम लोग देखिए इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं। इसको बेस कहते हैं, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये HREVC लेते हैं और इसको लेते हैं HFE IB। अब इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो अप्रॉक्सीमेट मॉडल में इसकी वैल्यू को थोड़ा सा आप देखिए। HRE की वैल्यू जो हम लोगों ने ली थी उसमें ली थी 2.5 इंटू 10⁻⁴। ये वैल्यू इतनी कम है कि इससे अगर कोई सोर्स वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट का आउटपुट है, 10 वोल्ट अगर मल्टीप्लाई भी होगा तो 2.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और ये इतना कम वोल्टेज सोर्स है कि मिली वोल्ट में चला जाएगा कि यहाँ पे इसके सर्किट में अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं आने वाली है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे इसकी कम वैल्यू की वजह से। तो हमारा जो फिगर बचेगा इनपुट साइड में वो केवल ऐसे बन जाएगा। जब आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो इसको ज़ीरो मान लेंगे तो वोल्टेज सोर्स के ज़ीरो होने का मतलब है एक शॉर्ट लाइन। तो अब खाली आपका ये इनपुट सेक्शन में केवल ये बना। इसी तरीके से आउटपुट सेक्शन में आ जाइए। आउटपुट सेक्शन में करंट सोर्स रहेगा क्योंकि HFE की वैल्यू 50 होती है, वो कम नहीं है, एक अच्छी खासी वैल्यू है। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन HOE के बारे में ये 40 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1/HOE की वैल्यू जब आपने रखी थी तो ये वैल्यू आई थी लगभग 40 किलो ओम। तो ये 40 किलो ओम की वैल्यू को आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1/HOE आपका रेजिस्टेंस होता है, HOE आपका कंडक्टेंस होता है, तो यहाँ पर इसको भी आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिगर हमारा जो कुल मिला के बना वो फिगर ये बना। इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट मॉडल। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट मॉडल। तो अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, इजी वे से इसको सॉल्व करना चाहते हैं या कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए करना चाहते हैं तो उसमें आंसर के अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा बल्कि अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपको मिल जाएगा। इस फिगर से अगर हम देखें तो यहाँ पर IC बराबर क्या है हमारे HFE IB। यही करंट तो है IC, इसमें फ्लो होने वाली करंट ही क्या है IC, और यही करंट हमारे यहाँ सोर्स भी यही है HFE IB। इसका मतलब है IC बराबर क्या हो जाएगी HFE IB। और यहाँ से जो हमारी करंट जा रही है इस इनपुट सेक्शन से वो IB है, ये करंट हमारी IB होती है। अगर हम एमीटर में जाने वाली करंट को देखना चाहें, अगर हम एमीटर में करंट को देखना चाहें तो एक करंट हमारी इधर से ये आ रही है और एक करंट हमारी ये आ रही है। इसका मतलब है IB यहाँ से आ रही है। ये जो सेक्शन है इसको हटा दीजिए, फालतू का सेक्शन है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो एक करंट हमारी इधर से HFE IB आ रही है और इधर से IB आ रही है, तो नेट करंट हो जाएगी IB प्लस HFE IB। यहाँ से IB कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस HFE, यही करंट I के बराबर होती है। तो अगर आपको बाइसिंग में याद हो तो I बराबर होती थी 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB। यहाँ उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर HFE और बीटा दोनों सेम चीज़ें आ जाती हैं।
बट ध्यान रखिए दिस इज द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, ये एसी एनालिसिस है और वो डीसी एनालिसिस था। जब हम लोग एचएफई की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग एसी की बात कर रहे हैं। जब बीटा की बात करेंगे तो इसका मतलब है डीसी की बात कर रहे हैं। वैल्यू लगभग से ही नहीं आती है। तो एमीटर करंट अगर आपसे पूछा जाए तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के हिसाब से IV1 प्लस HFE, ये आपकी हो जाएगी एमीटर करंट। ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो चलिए इसमें एक अप्रॉक्सीमेट मॉडल से एक क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं और यूज़ करेंगे हम लोग अप्रॉक्सीमेट मॉडल को ही, यानी उसमें HOE और उन दोनों को नेगलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि वैल्यू में हमारा क्या कैलकुलेशन आ रहा है। एक आपने किया था एक, ये 2K लेके शायद आपने किया था, 2K वाला क्वेश्चन था। 2K रेजिस्टेंस ले लेते हैं RC और इसको कॉमन एमीटर कर देते हैं और यहाँ पर VI और यहाँ पर VCC। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है और बताना है कि AI क्या होगा, ZI क्या होगा, AV क्या होगा और ZO क्या होगा और ZO डैश क्या होगा। ये वैल्यूज आपको बतानी है। डेटा आपको क्या लेना है, HFE बराबर 50 लेना है और HRE आपको कैंसिल कर देना है, 1/HOE भी कैंसिल कर देना है और चौथी चीज़ जो आपकी बची HI, उसको आपको लेना है 1100। यूज़ अप्रॉक्सीमेट मॉडल, अप्रॉक्सीमेट मॉडल को आपको यूज़ करना है। तो इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट बना देंगे। अप्रॉक्सीमेट मॉडल में सर्किट हमारा ऐसे बनेगा और सीधे सीधे यहाँ पर RC। देखिए बड़ा सिंपल हो गया। HFE IB, यहाँ से हमारा IC जा रहा है, यहाँ से HI है, ये IB करंट हो गई और यहाँ पर VI लगा हुआ है। बड़ा आसान सा हो गया क्योंकि यहाँ पर IC बराबर क्या है, सोल्यूशन देख लीजिए, बोर्ड पे देखिए। अभी IC बराबर हमारा क्या है, यहाँ से देखिए करंट, ये IC करंट HFE IB के बराबर है। जो ये सोर्स करंट है वही यहाँ पर ये करंट है। तो IC बराबर HFE IB, इट मीन्स IC अपॉन IB इक्वल टू HFE और उसकी वैल्यू है कितनी, 50 और यही बराबर क्या होता है, AI। तो इस केस में AI बराबर कितना आ गया, 50। तो इसका मतलब है कि आपको कैलकुलेशन अब करना ही नहीं है। अगर अप्रॉक्सीमेट मॉडल को हम लोग यूज कर रहे हैं तो सीधे सीधे HFE की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, करंट गेन। वही क्या हो जाना है, करंट गेन। इन द सेम वे अगर हम ZI को देखें तो ZI देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो ZI को देखने के लिए आप यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से राइट साइड में देखिए तो केवल एक ही तो रेजिस्टेंस है सर्किट में और वही रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, ZI के। और रेजिस्टेंस है क्या, HI, यानी 1100 ओम। ये भी आंसर आ गया, सिंपल।
1100 ओम सीधे सीधे डायरेक्टली, ये आपका ZI आ गया। तो नेक्स्ट हमारा था AV। नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, AV को निकाला था। AV बराबर था -AI RC अपॉन ZI। माइनस में आप यहाँ पे HFE निकाल ही चुके हैं, AI 50 है, RC आपका 2 किलो ओम है, ये 1.1 है। तो आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 100 बटे 1.1। तो इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना आया है। ये AV आ गया, ये यहाँ पे AV आ गया। 90.90। कितना आया? 90.90। 90.9 90। माइनस में 90.90, एक ही बात है, 9.9। ये AV आ गया। ZO कोई बता सकता है इसमें क्या आएगा? ZO आउटपुट इम्पीडेंस 0.5। आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पे क्या आएगा? 0.5। नहीं बता पाएंगे आप लोग? देखिए, आउटपुट इम्पीडेंस को निकालने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। वैसे तो दिख रहा है सीधे सीधे, लेकिन आपको हमें एक्सप्लेन करना है, इस वजह से पूरी डिटेल बता रहे हैं कि आउटपुट इम्पीडेंस निकालते समय हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सोर्स को आपको शॉर्ट कर देना है, इनपुट को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, और दूसरा क्या करना है, लोड को हटा देना है, लोड डिस्कनेक्ट। यही तो थी दो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इसको आप सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और इसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर VCE आएगा और यहाँ पर IC आएगा। VCE अपॉन IC का जो रेशियो है वही आपका क्या बताता है, ZO। ये आपका करंट सोर्स है, HFE IB। अब जरा फिगर में सभी लोग देखिए, जो लोग इसको समझ रहे हैं वो लोग इसको देखिए। जब आपने इनपुट को यहाँ शॉर्ट कर दिया तो क्या इस सेक्शन में कोई वोल्टेज सोर्स है? क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स है इस सेक्शन में? बताइए, इनपुट सेक्शन में क्या कोई वोल्टेज सोर्स हमें दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। वोल्टेज सोर्स नहीं, नो वोल्टेज सोर्स। जब यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो यहाँ पे क्या कोई करंट फ्लो करेगी? करंट तो वोल्टेज सोर्स से फ्लो करती है। यहाँ पर जब कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं बना है, वो आपने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर रखा है, तो इसका मतलब है इसमें फ्लो होने वाली करंट भी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। अगर IB इक्वल टू जीरो हो जाएगी तो ये वाला फैक्टर क्या होगा? IB यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये भी जीरो। और अगर ये भी जीरो है तो आउटपुट में बचा क्या? करंट सोर्स का जीरो होने का मतलब होता है ओपन। करंट सोर्स का जीरो होने का मतलब क्या होता है? ओपन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ओपन हो गया। ये इसकी वजह से हुआ है ओपन। IB जीरो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो यहाँ से दिखने वाला इम्पीडेंस ZO क्या हो जाएगा? ओपन कोई चीज़ है उसका इम्पीडेंस क्या होता है? कोई तार अगर ओपन सर्किट है तो उसका इम्पीडेंस क्या बताएंगे? इनफाइनाइट होता है सर। इनफाइनाइट। तो ZO यहाँ क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अप्रॉक्सीमेट मॉडल में ऑलवेज ZO बराबर क्या आता है? इनफाइनाइट। तो कभी भी आपसे अगर अप्रॉक्सीमेट मॉडल में या नियरली वैल्यू पूछी जाए तो आपको सीधे सीधे क्या बता देना है? इनफाइनाइट। ठीक है। अब ZO अगर इनफाइनाइट है तो यहाँ पे ZO डैश अगर निकालेंगे तो किसी इनफाइनाइट का, यानी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट है, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन किसी रेजिस्टेंस से लिया जाए
RC रेजिस्टेंस है तो ZO डैश क्या आ जाएगा, वही रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ZO डैश बराबर RC ही आ जाएगा। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ फाइनली आपकी आ गई। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को हम लोग बहुत ही क्विकली सॉल्व कर लेते हैं और उसमें कोई भी समस्या हमें नहीं आती। इसको तो बिना फिगर बनाए आपके लिए इतना फिगर ही बना दिया, अदरवाइज केवल AV को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है और बाकी किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। सीधे सीधे बिना कलम उठाए हुए आप बता सकते हैं, लेकिन बता तभी पाएंगे जब आपके दिमाग में पूरा फ्रेम आउट हो कि क्या हमारा फिगर बनेगा और कैसे हमारे इसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये पूरा कैलकुलेशन था कि अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किसी खास वजह से ही आपको बताया भी गया है। कल हम लोग डार्लिंगटन पेयर में ट्रांजिस्टर्स को करेंगे, उसके बेस पे लेक्चर होगा और वहाँ पे इस अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को यूज भी किया जाएगा। जब हमारे काफ़ी सारे नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं या कई सारे ट्रांजिस्टर गुत्थों गुत्था एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कोई हमारा बेस से कनेक्ट है तो कोई मीटर में लटका हुआ है तो कोई कलेक्टर पे चढ़ा हुआ है, इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस तरीके से हमारे ट्रांजिस्टर जुड़े हुए होते हैं, तब हमें अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग इसी से कैलकुलेशन को करते हैं और उस कैलकुलेशन को करके ही हम लोग चीज़ों को निकाल पाते हैं। तो ये ज़रूरी भी है, जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ इसको यूज़ करेंगे, और जहाँ सिंपल सर्किट है अगर हम लोग एग्जैक्टली कर सकते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली ही करेंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जैक्टली को दिया जाता है। अगर एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी है हमें, तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस लगभग उसी के आसपास रिजल्ट हमें दे देते हैं और उससे हमें आंसर के आसपास तो हम कम से कम पहुँचे जाते हैं। ये आज का पूरा हमारा लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, मिलर थ्योरम को डिस्कस किया, अप्रॉक्सीमेट मॉडल को डिस्कस किया, उसके बेस पे क्वेश्चन भी किए गए इसमें। तो आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको पिकअप कर लिया होगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।